Welcome back. This is today's videos and I am your Ashutosh sir. तो हमारा चल रहा था पोएट्री फॉर्म, ठीक है। हमने इससे पहले सोनेट पढ़ लिया है, एपिक पढ़ लिया है, ओड पढ़ लिया है। आप उसको प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। पोएट्री फॉर्म बीए फर्स्ट ईयर का मैंने बना दिया है, आप प्लेलिस्ट वहाँ पे जाके सब एक साथ पढ़ सकते हैं अगर आपने नहीं पढ़ी है, ठीक है। अगर वो आप पढ़ चुके हैं तब आपको ये वीडियो देखनी है। तो ये आज हमारा नेक्स्ट पोएट्री फॉर्म क्या है, बैलेड, ठीक है। बैलेड में खास क्या है, जैसे कि सोनेट में कुछ खास था, एपिक में कुछ खास था और हमारा ओड में भी कुछ खास, सब में सबका एक अपना अपना क्या डिस्टिंक्ट फीचर है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। लेकिन बैलेड और एपिक हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। चाहे उसको हम ओरिजिन से कंपेयर कर लें कि ये भी बहुत ओल्डेस्ट है और हमारी एपिक भी बहुत ओल्डेस्ट है, बहुत पुरानी है, ठीक है। उतनी पुरानी हमारी बैलेड भी है। दोनों का ओरिजिन प्लेस अलग अलग है। स्प्रेड भले ही जो होके ये इंग्लिश में आए, लेकिन दोनों का ओरिजिन अलग अलग है, ठीक है। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि व्हाट इज़ बैलेड। बैलेड में ऐसा खास क्या है। देखिए, बैलेड जो है ना, आप इसको म्यूज़िक के साथ गा सकते हैं, मतलब ये सेट टू द म्यूज़िक होती है। पहला पॉइंट क्या है कि बैलेड इज़ अ लिरिकल फॉर्म या लिरिकल पोएम बोल सकते हैं विच इज़ सेट टू द म्यूज़िक। दूसरा क्या है, इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, स्टोरी भी नरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप नॉवल पढ़ते होंगे ना, नॉवल में क्या होता है, एक कैरेक्टर्स होते हैं, एक क्या बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं और उसमें कोई ना कोई एक स्टोरी डिपिक्ट की जाती है, ठीक है। एज सेम हम इसमें बैलेड में भी कर सकते हैं, लेकिन वही जो स्टोरी वाला जो ये पॉइंट है हम एपिक में कर सकते हैं, लेकिन किस में नहीं कर सकते हैं, सोनेट में नहीं कर सकते, ओड में भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एक ऐसा मतलब पोएट्री फॉर्म है बैलेड जो हमें ये मतलब ऑप्शन देता है कि हम स्टोरी भी कन्वे कर सकें। ये पॉइंट ध्यान रखने वाला है और यही वो रीज़न है कि ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ और इंग्लिश में भी आया और साथ ही साथ बहुत सारे पोएट्स ने इसको अपने हिसाब से कन्वे किया, उनको बहुत पसंद आया, ठीक है। क्योंकि ये आपको फ्रीडम देता है लिखने की भी और स्टोरी को कन्वे करने की। जब आप स्टोरी किसी चीज़ को कन्वे कर सकते हैं किसी पोएट्री फॉर्म से, तो कॉमन सी बात है वो जो है लॉन्ग हो जाएगा और उसको लिखना आसान होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा क्यों है, ठीक है। इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसको क्यों मिली या किस तरीके से ये जो है बहुत ज़्यादा जो है पॉपुलर हुई, ठीक है। तो इसमें सबसे तब खास तो हमने आपको बताया कि स्टोरी भी आप कन्वे कर सकते हैं और इसके साथ आपको कैरेक्टर्स भी चूज़ करने के ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। दूसरा, ये मीटर्स में होता है, मतलब मीटर आपको पता ही होगा, मीटर, ठीक है। कोई ना कोई मीटर में लिखी होती है, जैसे कि सोनेट मैंने पढ़ाया वो भी कोई ना कोई मीटर में लिखी होती है, मैंने आपको ओड पढ़ाया वो भी कोई ना कोई मीटर में लिखी होती है और एपिक का तो है ही है, ठीक है। एपिक तो किसी भी मीटर में मिल सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई मीटर में ही लिखी जाती है, वो तो कल्प्रिट में लिखी जाती है ना एपिक। अब हम बात करते हैं जैसे कि ये मीटर में लिखे जाते हैं, बैलेड को हम मीटर में लिख सकते हैं और इसमें दूसरी बात क्या है, हम इसको स्टोरी इसमें बता सकते हैं। लेकिन ये इतनी ओल्डेस्ट है, जैसे कि हम बात करें 30वीं सेंचुरी की या फिर उससे हम बात करें 40वीं सेंचुरी की, ठीक है। तो इसमें एक ये जो वक्त है ना 1300 से लेकर के 1400 तक का वक्त, ये कौन सी सेंचुरी लगेगी, इसमें जो भी डेट हम लेंगे वो 40 सेंचुरी लगेगी, ठीक है। 30 नहीं लगेगी, गलती मत करिएगा। 30 किधर है, 1200 से लेकर 1300 तक वो 30 सेंचुरी है। ये 40 सेंचुरी, इसमें कोई भी डेट लेते तो मैंने ले लिया 1321, कौन सेंचुरी है, 40 सेंचुरी है। सेंचुरी याद है कि सेंचुरी की मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, 2-3 वीडियो है, आप सेंचुरी देख लीजिए और देख लीजिए आपको सेंचुरी पता करना आता है या नहीं आता। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे कि 13 से 40 सेंचुरी जो थी उसमें एक बैलेड आती है, उस बैलेड का नाम था जूडस। आप इसको सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। ये एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन इसको वन ऑफ द ओल्डेस्ट, तो सबसे द ओल्डेस्ट बैलेड इसको माना जाता है अगर मैथोलॉजी के हिसाब से इसको देखा जाए तो। लेकिन आपको एक और 2 वर्ड मिलेंगे, एक मिलेगा आपको स्कैंडिनेवियन, ठीक, और एक आपको मिलेगा जर्मैनिक। ये 2 वर्ड आपको इसीलिए मिलेंगे क्योंकि इसकी जो ओरिजिन है वो जर्मन से स्प्रेड होती है, मतलब जर्मनी तो लोग हो गए, जर्मनी से वो स्प्रेड होती है। मतलब कि ये कहने का मतलब है कि जो पहला रिटन फॉर्म है, जो सबसे पहले जिसने इसको रिटन वे में लाया, तो वो जर्मनी से स्प्रेड होना शुरू हुआ। ये एक पहला पॉइंट है, आप याद रखिएगा, ठीक है। इसका ओरिजिन जो लिया जाता है वो जर्मनी के यूरोप से लिया जाता है, ठीक है। और अब आगे हम बात करते हैं, ये आपको कि हमने किस तरह से स्प्रेड हुई। दूसरी, स्प्रेड किसने किया, ये बहुत ही कॉमन मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा, किसने इसको स्प्रेड किया, तो हम आपको एक वर्ड दे रहे हैं, मिनिस्ट्रल्स, MINS, ऊपर नीचे हो गया, ठीक, MINSTRELS। मिनिस्टर्स क्या होता है पता है आपको, मिनिस्टर्स, मिनिस्टर नहीं, मिनिस्ट्रल्स।
तो मिनिस्टर क्या होता है, इसको हम पोएट बोल सकते हैं। पोएट में क्या होता है हिंदी में, कवि। लेकिन मिनिस्टर्स क्या होता है, ऐसे कि जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, ट्रैवलिंग करते रहते हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा हिंदी में, गवैया, सुना है? अगर आपने अच्छी बात सुना है तो उन लोग का क्या था, जैसे कि जो ये वक्त है ना, ये 3rd सेंचुरी 4th सेंचुरी, ये जो आपको कॉमन से पता है, अगर आप हिस्ट्री पढ़े होंगे, आपने बाकी मेरी जो पोएट्री फॉर्म्स मैंने पढ़ाया वो पढ़े होंगे, तो आपको ये पता चलेगा होगा ये जो वक्त है हार जीत का वक्त है, मतलब विक्टोरियस वक्त है। कोई किसी देश पे आक्रमण कर रहा है तो कोई किसी देश पे आक्रमण कर रहा है, ठीक है। तो इसमें किंगडम्स का वक्त है, कहीं कहीं साम्राज्य राज स्थापित है। तो वहाँ पे जो वो होते थे, कवि होते थे, ठीक है, जो एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करते थे, लेकिन किस माध्यम से, गाने के माध्यम से। तो ये जो वक्त है, जो बैलेड का वक्त है, ये स्टार्टिंग कैसे हुआ, ये माउथ टू माउथ स्प्रेड हुआ। पहली चीज़ याद रखिएगा, ये रिटर्न वे में स्प्रेड नहीं हुआ, माउथ टू माउथ स्प्रेड हुआ है, ठीक है, ओरली स्प्रेड हुआ। इसको अगर हम इस टर्म में बोले, लिटरेचर के टर्म में बोले, तो उसको क्या बोलेंगे कि ओरली ये फॉर्म में स्प्रेड हुआ और पूरी जो है कॉन्टिनेंट में फैला, यूरोप में, ठीक। लेकिन बात क्या थी कि वो रिटर्न फॉर्म था नहीं, क्योंकि पेपर तो था नहीं, पेपर जो इन्वेंशन है बहुत बाद में हुआ ना। तो एक जनरेशन दूसरी जगह जब ये पास होता था तो चेंजेस आते थे। किस में आते थे चेंजेस? जैसे कि किसी ने उसको किसी और फॉर्म में गाया तो उसने किसी ने उसको किसी और तरीके से गाया। ये तो आपको समझ में आया ना कि हर एक पर्सन का गाने का तरीका अलग होता है। तो ये क्या हुआ, चेंजेस होती चली गई, ठीक है, काफ़ी वक्त से ये चेंज होती चली गई। लेकिन जब रिटर्न फॉर्म में आई तो इसका एक पैरामीटर बना। इसीलिए मैंने आपको बताया कि इसमें 2 पॉइंट है। पहला कि इसको राइमिंग स्कीम, अभी आपको स्ट्रक्चर बताएंगे, राइमिंग स्कीम और विद मीटर के साथ, राइमिंग स्कीम और मीटर के साथ इसको लिखा गया था। दूसरा, इसके साथ इसको लिखते हुए स्टोरी भी टेलिंग की गई थी, मतलब एक कहानी को दर्शाया गया था, ठीक है, जो किसी ना किसी वक्त को दर्शाती थी। अब फॉर एग्जांपल ट्रेजेडी ले लीजिए, ट्रेजेडी अपने आप में एक वर्क है, लेकिन हम बैलेड के थ्रू भी एक ट्रेजेडी को डिपिक्ट कर सकते हैं। लव सॉन्ग्स ले लीजिए, बैलेड के थ्रू भी हम लव सॉन्ग्स को डिपिक्ट कर सकते हैं। जितने भी वॉर सीन्स हैं उनके जो विक्टोरिया से जितने जो लोगों ने वॉर जीता है उसको भी बैलेड के फॉर्म में दर्शाया गया है, ठीक है। ये फॉर्म्स हैं, मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो राइमिंग हो गया, और तो आपको इसमें ये 2 चीज़ हमने याद दिला दी। एक चीज़ आपको इसमें बहुत चीज़ याद रखने वाली यही है कि मिनिस्ट्रल्स, ये वर्ड आपको ऐसे ही याद रखना है, पोएट या बार्ड के फॉर्म में नहीं याद रखना। पोएट माने भी कवि होता है, बार्ड माने भी कवि होता है, लेकिन आपको जब आप बैलेड पढ़ रहे हैं तो आपको मिनिस्ट्रल्स के फॉर्म में इसको याद रखना है, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। अभी वीडियो के लास्ट में नोट्स मिलेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा जब आप उसको देखेंगे, क्योंकि मैं अभी नोट नहीं देता, मैं नोट वीडियो के लास्ट में देता हूँ ताकि आपको पहले कौन सा समझ में आए। तो मैंने आपको अभी तक कितना समझाया कि बैलेड कहाँ से स्प्रेड हुई, स्कैंडिनेवियन से जर्मनिक लैंग्वेज में, ठीक है। ये तो यहाँ रिटर्न फॉर्म में आई, और यहीं से जो है पोएट्स भी एक जगह से दूसरी जगह जाके स्टोरी टेलिंग की है, ठीक। और मैंने आपको क्या बताया कि जूडस के बारे में बताया मैंने आपको, जो कि सबसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोएट्री फॉर्म थी इसकी, बैलेड की, जो कि अब एग्जिस्ट नहीं करती है। और हाँ, बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत चल रहा है, कोई बात नहीं, शौक है, आप सुनते रहिए। और कुछ मेरे ख्याल से इसमें नहीं है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैलेड क्या होता है, ठीक है, कि बैलेड को किस स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखा जाता है। तो पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है कि इसको स्टैंजा फॉर्म में लिखते थे। किस फॉर्म में? स्टैंजा फॉर्म में। अब एक स्टैंजा होता है कितने भी लाइन का हो सकता है, 6 लाइन का हो सकता है, 8 लाइन का हो सकता है, 5 लाइन का हो सकता है, ठीक है, 4 लाइन्स का हो सकता है। तो इस फॉर्म में जो यूज़ किया जाता था इस पोएट्री फॉर्म में वो होता था 4 लाइन स्टैंजा, मतलब 4 लाइन का, ऐसे 1 2 3 4 लाइन का मिलके एक स्टैंजा बनता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि ये क्वार्ट्रेन में लिखा जाता है। मैंने एक नया वर्ड बोला आपको, कौन सा? क्वार्ट्रेन, QUATRAIN। तो क्वार्ट्रेन फॉर्म में इसको लिखते थे, ठीक है। आपने क्वार्ट्रेन जो है सोनेट में भी मैंने पढ़ाया था। तो ये हमें दूसरी समझ में आ गई कि इसको हम जो है क्वार्ट्रेन फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद बात जो आती है कि इसका मीटर क्या, किसका मीटर कौन सा होगा, क्योंकि लाइन जो लिखेंगे उसको किस मीटर में लिखेंगे। तो मीटर को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि स्लेबल क्या होता है। अगर आपको ये नहीं पता तो फिर इसके बाद आपका पढ़ना बेकार है, ये याद रखिएगा। अगर आपको स्लेबल वर्ड का मतलब नहीं पता, स्लेबल के अंदर क्या क्या आता है ये नहीं पता, तो पढ़ना आपका बेकार है। स्लेबल वाली वीडियो देख लीजिए, मैंने बनाई हुई है, पोएट्री फॉर्म में देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगी स्लेबल वाली वीडियो। तो वो देखने के बाद आप इसके बाद समझ पाएंगे, ठीक है। तो स्लेबल आपको जो इसमें लिखना होगा वो आपको होगा, तो मतलब इधर आ जाएगा 8 और इधर आ जाएगा 6। तो 8 सिलेबल्स होंगे या 6 सिलेबल्स होंगे, मतलब कि एक लाइन में 8 सिलेबल्स आएंगे और सेकेंड वाली लाइन में 6 सिलेबल्स आएंगे, और फिर 8 और फिर 6 ऐसे होगा, ठीक है। अब राइमिंग जो बनेगी उसकी ABCB, यानी जो सेकेंड वाली लाइन होगी वो 4th वाली लाइन से राइम करेगी। तो आपकी राइमिंग स्कीम क्या बन गई, ठीक है, आपकी राइमिंग स्कीम बन गई ABCB।
लेकिन ये बात याद रखिएगा, ये ज़रूरी नहीं है कि यूनिवर्सल राइम स्कीम है। ये जो है ज़्यादातर पोएट्री फॉर्म से जब कंपेयर किया गया तो देखा गया कि ज़्यादातर पोएट जो है इसी राइम स्कीम का यूज़ कर रहे थे। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ए बी अल्टरनेट भी राइम स्कीम हो सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं, जो डिपेंड करता है ऑथर के ऊपर और जो लिख रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये यूनिवर्सल राइम स्कीम मानी गई है, जो ज़्यादातर पोएट्री फॉर्म्स में ज़्यादातर जो इसके इस फॉर्म्स के जो ज़्यादातर पोएम लिखी गई हैं, जो बैलेट्स लिखी गई हैं, वो इसी राइम स्कीम को फॉलो कर रही थी कि पहली वाली राइम स्कीम का कोई जो है कॉमन नहीं है, लेकिन दूसरी वाली जो है लास्ट वाली से मिलेगी। ठीक है, अब ये बात हो गई राइम स्कीम की। लेकिन अब राइम स्कीम में जो सिलेबल हमने बोला है, ये किसके अंदर के सिलेबल जो है बहुत सारे मीटर होते हैं, ट्रॉकी होता है, आयम होता है, डेक्टाइल होता है, तो किसके अंदर आएगा? तो ये आयम्स के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा? आयम्स। और जब हम आयम्स की बात करें तो हमें पता होता है कि दो सिलेबल मिलके एक आयम बनाते हैं, ये समझ में आ गया। और पहला वाला सिलेबल अनस्टेज होता है, दूसरा वाला स्टेज होता है। याद करने का तरीका क्या है? डडम डडम डडम, ऐसे कर लीजिए। ठीक है, जैसे कि DA-DUM, डम में स्ट्रेस नहीं लगता, लेकिन डम में स्ट्रेस लगता है, इसीलिए बोलते हैं कि आयम्स का जो है पहला वाला जो सिलेबल होगा वो अनस्टेज होता है और बाद वाला सिलेबल स्टेज होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पता होगा, अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं, पहली वीडियो देख रहे होंगे तो आपको ये बात पता होगी कि आयम जो है पहला जो सिलेबल होता है वो अनस्टेज होता है और दूसरा स्टेज होता है। ठीक है, अब आपको ये समझ में आएगा कि दो सिलेबल मिलके एक आयम बनता है, तो यहाँ पे 8 सिलेबल है तो कितने आयम बनेंगे? 4 आयम। ठीक है, पहली लाइन में 4 आयम और यहाँ 6 सिलेबल है तो कितने आयम? 3 आयम, तो 3। ठीक है, अब 2 आयम मिलके एक वर्ड बना, तो 4 आयम और इधर 3 आयम, तो यानी पहली वाली लाइन को हम क्या बोलेंगे? टेट्रा आयम्बिक। समझ में आया? क्या बोलेंगे? टेट्रा आयम्बिक। याद रखिएगा, TETRA, टेट्रा आयम्बिक। इस 5 वाले क्या बोलते हैं? पेंटा आयम्बिक। 6 वाले क्या बोलते हैं? हेक्सा आयम्बिक। ठीक है, और यहाँ पे 3 है तो 3 को बोलेंगे ट्राई आयम्बिक। क्या बोलेंगे? ट्राई। तो टेट्रा और ट्राई, ट्राई मतलब 3। तो जो लाइंस होती हैं वो टेट्रा आयम्बिक और ट्राई आयम्बिक में अल्टरनेटिव फॉर्म में लिखी होती है। पहली वाली टेट्रा आयम्बिक, फिर उसके बाद ट्राई आयम्बिक, फिर टेट्रा आयम्बिक, फिर ट्राई आयम्बिक। लेकिन जब हम बात करते हैं राइम स्कीम की, जो लास्ट का वर्ड होगा वो आपका ABCB में मैच करेगा। एक वर्ड आता है यहाँ पे, हम आपको बता दे रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा इसको ज़्यादा अच्छे से समझना चाहेंगे तो एक वर्ड आता है रिफ्रेन। मैंने आपको स्ट्रीम में, मतलब जब मैं इसकी कहानी सुना रहा था तब मैंने आपको एक लाइन बताई थी कि बहुत सारे पोएट्स आए तो हर एक पोएट ने अपना इंडिविजुअल तरीका अपनाया। कॉमन सी बात है, हर एक पोएट अलग अलग होगा, लेकिन कहिए एक तो गाने ये गाई जा सकती है ना, इसको गा गा के दूसरे तक पहुंचाया गया है। तो जब हम गाने की बात करते हैं तो कुछ लाइन ऐसी होती हैं जो हम कुछ लाइन के बाद उस लाइन को बार बार बोलते हैं। ठीक है, आपने बचपन में बहुत सारे गाए होंगे, जैसे बात करते हैं वंदे मातरम की बात कर लेते हैं, उसमें वंदे मातरम ये जो वर्ड है ये बार बार आता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं। तो जो लाइन बार बार आती है उसी को हम रिफ्रेन कहते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्रेन, यानी दोहराना। तो जब कोई सॉन्ग की बात की जाती है तो कुछ ना कुछ ऐसी लाइन होती है या कोई पंक्ति होती है। आप टुडेज के सॉन्ग में देखेंगे, आज के जो सॉन्ग चल रहे हैं उसमें भी आपको कई लाइन ऐसी मिल जाएगी जो हर एक कुछ पैराग्राफ के बाद बार बार रिपीट होती है। उसी लाइन को हम रिफ्रेन कहते हैं। ये याद रखिएगा, व्हाट इज रिफ्रेन करके क्वेश्चन आ सकता है, फिर बाद में मत कहिएगा मैंने पढ़ाया नहीं। तो रिफ्रेन जो है 2 लाइन का होता है, इसमें ऐड हो सकता है। ठीक है, तब हमारी जो है ये जो टेट्रा में लिखा हो गया है वो हेक्सा में आ जाएगा। समझ में आया? 4 लाइन तो पैराग्राफ की हो गई और 2 लाइन रिफ्रेन की हो जाएगी, फिर 4 लाइन नेक्स्ट पैराग्राफ की होगी, 2 लाइन रिफ्रेन की हो जाएगी। तो इस तरह करके हम ये बोल सकते हैं कि कुछ बैलेट जो है मतलब इसमें स्टैंजा फॉर्म में जो है 4 लाइन में लिखी होती है, क्वार्टरन फॉर्म में वो लिखी जाती हैं। लेकिन कुछ जो बैलेट होती हैं वो जो रिफ्रेन यूज़ करती हैं वो 6 से 6 लाइन में आ जाती है, जिसको हम फिर बोल सकते हैं वो क्वार्टरन नहीं होती है, उसमें जो है 6 लाइन होती हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आप याद रखिएगा कि आप किस फॉर्म की बात कर रहे हैं, कि आप क्वार्टरन में बोल रहे हैं तो और जब रिफ्रेन पूछा जाता है तो रिफ्रेन जो है हर एक क्वार्टरन के बाद 2 लाइन का रिफ्रेन भी आता है। वो डिपेंड करता है ऑथर के ऊपर, 1 लाइन का दे रहा है या 2 लाइन का दे रहा है। मैंने ख्याल से मैंने कुछ ज़्यादा लेक्चर मार दिया स्ट्रक्चर ऑफ बैलेट पे। हम बात कर टाइप्स ऑफ बैलेट्स की, तो हम आपको बता रहे हैं कि इसमें किस तरह के कितने टाइप्स होते हैं। ये बात याद रखिएगा कि आप अभी फर्स्ट ईयर में हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जितने टाइप्स मैंने बताया आपको उतने ही टाइप्स होते हैं। ये कंसीडर करिए कि आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको टाइप्स पढ़ने हैं। इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, क्योंकि मैंने जैसे मैंने बताया बहुत सारे लेटर्स हैं तो बहुत सारे टाइप्स भी होंगे, लेकिन आपको एटलीस्ट 4 टाइप्स इसके मेनली पता होने चाहिए जो ज़्यादातर कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है फोक बैलेट्स। ठीक, उसके बाद हम ले लेते हैं लिरिकल बैलेट्स, फिर आता है ब्रॉड साइड बैलेट्स, BROADSIDES, ब्रॉड साइड बैलेट्स, फोक बैलेट, लिरिकल बैलेट्स, ब्रॉड साइड बैलेट्स एंड एट लास्ट जो हमारा अभी चल रहा है मॉडर्न
बैलेड्स, ठीक है। तो 4 टाइप्स के बैलेड में हम आपको ये बता सकते हैं कि बैलेड के किस तरह से इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। सबसे पहला होता है फोक बैलेड्स। तो फोक बैलेड देखिए, इसको इसकी स्पेलिंग देखिए, फोक। मैंने आपको कई बार बताया कि कई सारे टाइप्स के जो मीनिंग्स होते हैं उन्हीं के वर्ड में छुपा होता है। फोक एक तरह का एंशिएंट या फिर ट्रेडिशनल वर्ड है, फोक, ठीक है। जो फोक बैलेड्स होते थे वो ज़्यादातर क्या होते थे कि इनको ओरली, मतलब जो मैंने आपको वर्ड बताया था मिनिस्ट्रल्स, उनके द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता था, ठीक है। जो गवैया होते थे वो फोक बैलेड्स का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। लेकिन फोक बैलेड्स में क्या था कि ये किस टॉपिक पे होते थे, मतलब टॉपिक अगर हम बात लें तो ये लव पे, ठीक, एडवेंचर पे, या फिर किसी की विक्ट्री या जय जयकार पे, ठीक है। एडवेंचर हो गया, लव हो गया, विक्ट्री हो गई, किसी राजा ने बहुत जिया हुआ है, किसी राजा ने बहुत सारी जो है सेनाएं इकट्ठा कर ली या फिर बहुत विजय प्राप्त कर ली, उनके ऊपर भी फोक बैलेड्स होती थी पुरानी। तो फोक बैलेड्स का मैंने आपको बताया कि ये ओरली होती थी, तो कॉमन सी बात है ये रिटन फॉर्म में नहीं थी, ठीक है। और जब रिटन फॉर्म में नहीं थी तो क्या कोई पर्टिकुलर राइटर भी हम नहीं बता सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं टिमलिन, ठीक, ये टिमलिन एक वो है बैलेड है। और हम लेते हैं रॉबिन हुड, ठीक, ये तो आपने बहुत बार सुना होगा, रॉबिन हुड पिक्चर में सुना होगा। तो ये 2 बैलेड्स हैं जो लिखी गए, मतलब ओरली चलती थी। तो ये रॉबिन हुड, जैसे कि रॉबिन हुड का एग्जांपल है, तो ये सच्चाई, मतलब कि कोई बुरा काम होता था तो रॉबिन हुड का कैरेक्टर होता था और उसको वो सॉल्व करता था, कहीं भी किसी जगह पे कोई भी बुराई होती थी, तो इस तरह करके ये बैलेड होती थी। तो मैंने आपको बताया कि ये जो फोक बैलेड्स हैं इनका कोई पर्टिकुलर ऑथर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये ओरली पास ऑन हुई है, ठीक है, रिटन में पास ऑन नहीं हुई है। जब रिटन हुआ तो पर्टिकुलर सारी जो फोक बैलेड जिसको जितनी पता थी उसे सब में एक कलेक्शन में लिख दिया गया, लेकिन बिना ऑथर के। ये बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं लिरिकल बैलेड्स की। तो ये हो गया लिरिकल बैलेड्स। लिरिकल बैलेड्स को हम लिटरेरी बैलेड्स भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? लिटरेरी बैलेड्स भी हम लिरिकल बैलेड्स को कहते हैं। आपको नोट से मिल जाएगा, परेशान मत होइए, सुनते चलिए, आपको क्योंकि सुनना जो ज़रूरी है। इनको लिटरेरी बैलेड्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फोक बैलेड से बस स्लाइट वेरिएशन करके इनको पब्लिश किया गया था। मैंने आपको बताया बहुत से राइटर ने लिखा, तो जो पहले लिखा गया था उसी में से पढ़ के उन्होंने थोड़ा बहुत नया करके लिखेंगे ना, तो फोक बैलेड का मतलब लेटेस्ट वर्जन कह सकते हैं, ठीक है। तो फोक बैलेड्स का ये लेटेस्ट वर्जन था, लिरिकल बैलेड्स, इनको लिटरेरी बैलेड्स भी कहा गया। लेकिन जो इनका सेंचुरी है, जब ये पब्लिकेशन इनका स्टार्ट हुआ या फिर ये अपीयर होना स्टार्ट हुई, इनको क्या कहते हैं? 18वीं सेंचुरी में इनका पब्लिकेशन या अपीयरेंस होना स्टार्ट हुआ। क्यों? क्योंकि उस समय एक राइटर थे थॉमस पर्सी। थॉमस पर्सी का एक कलेक्शन था, ठीक है। इन्होंने क्या किया, सारे लिरिकल बैलेड्स को कलेक्ट करके एक कलेक्शन में पब्लिश किया। कब किया? 1765 में, ठीक है। और उसमें सारी जो जितनी भी बैलेड्स थी वो क्या थी? लिरिकल बैलेड्स थी। लेकिन उस कलेक्शन का नाम क्या था? उस कलेक्शन का नाम था रिलीक्स ऑफ एंशिएंट इंग्लिश पोएट्री। फिर से सुन लीजिए, रिलीक्स ऑफ RELIQUES। बता क्यों रहे हैं, नोट्स में तो लिखा हुआ है तो ठीक है, फिर भी बता दे रहे हैं। तो रिलीक्स ऑफ एंशिएंट इंग्लिश पोएट्री। लेकिन ये देखिए, इंग्लिश पोएट्री जो वर्ड इन्होंने लिखा ना, ये ध्यान समझिएगा, आपको एक डेप्थ नॉलेज दे रहे हैं। तो जो इन्होंने लिखा कि रिलीक्स ऑफ एंशिएंट इंग्लिश पोएट्री, तो ये बैलेड्री ना होने के बजाय ये बहुत जो है कई पोएट्री का जो है इसमें इन्फॉर्मेशन आ जाता है। इसकी जितनी पहली भी पोएट्री आ चुकी है उसकी इन्फॉर्मेशन भी इस कलेक्शन में आपको देखने को मिल जाती है। भले इस कलेक्शन को जो है लिरिकल बैलेड्स कलेक्शन नाम से पब्लिश किया गया था, लेकिन इसमें कई और पोएट्री फॉर्म का भी जो है आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसलिए इसका जो नाम दिया गया रिलीक्स ऑफ एंशिएंट इंग्लिश पोएट्री। समझ में आ गया? तो इस वजह से क्या हुआ कि लिरिकल बैलेड जो है एक अलग फॉर्म बन के आता है, क्योंकि स्लाइट वेरिएशन ऑफ फोक बैलेड्स का होता है, ठीक है, 18वीं सेंचुरी में। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं सैमुअल टेनिसन कॉलेज। सैमुअल टेनिसन कॉलेज, ST कॉलेज ही बोलते हैं इनको शॉर्ट फॉर्म में। तो इनकी एक जो है 1797 में, या मुझे याद आ गया, 1797 में एक पोएम पब्लिश होती है, बैलेड फॉर्म में ही होती है, लिरिकल बैलेड फॉर्म में। और उस पोएम का नाम होता है द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। आई थिंक यही है, द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। उसमें क्या होता है कि एक सिलर की कहानी होती है। सिलर समझ में आता है, जो सामान बेचते हैं, इधर से उधर जाते हैं, तो उसकी एक कहानी होती है, ठीक है। तो वो बहुत ही अच्छी, बहुत फेमस है, द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। आपको ये मिल जाएगा, नोट्स में मैंने शायद दिया हुआ है। तो ये इनका मतलब इस पोएट्री जो फॉर्म में उसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं ब्रॉड साइड बैलेड, ठीक है। इसके जो स्पेलिंग है, मतलब इसका स्पेलिंग का जो मीनिंग है, इसी से इसके जो है टाइप का जो है डिफिनेशन हमें मिल जाती है, ठीक है। तो ब्रॉड साइड मतलब चौड़ा, ठीक है। जैसे कि एक पन्ना ऐसे होता है, दिखाई दे रहा है ना आपको। तो ये जो सीट होती है, इस सीट के एक तरफ आपने बचपन में देखा होगा कि जो मतलब बचपन कह रहे हैं, मतलब 10th 9th 11th 12th में पोएम जो छपती थी बुक्स में, वो एक तरफ छपती थी, बीचों बीच में नहीं, पोएम के मतलब पेज के एक तरफ, ठीक है।
तो ये जो जब पहले स्टार्ट हुआ था ये बैलेट, तो ये जो तरीका था कि शीट के एक तरफ जो पोएम लिखी जाती थी या फिर बैलेट लिखी जाती थी, उनको ब्रॉड साइड बैलेट के नाम से जो है मतलब निकाला गया, ठीक है। चाहे इसको ब्रॉड साइड बोल सकते हैं हम, SIDE भी बोल सकते हैं, और ब्रॉड शीट भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसको जो है फेयर्स में, मतलब मेले में, ठीक है, या स्ट्रीट्स में या लोकल के मतलब हेल्प से इनको बेच दिया था, ठीक है। और अगर हम इनकी बात करें कि ये कब से कब तक चली थी, तो ये 16वीं सेंचुरी से लेके 18वीं सेंचुरी के बीच इनका वक्त है, मतलब ये तब से तब तक थी, ठीक है। कोई पर्टिकुलर डिस्टिंक्ट टाइम नहीं है, ठीक है। तो इनको ब्रॉड साइड बैलेट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है पेज के एक तरफ होती हैं। आपको क्या याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में लिख के आएगा ये जो क्वालिटी है किस बैलेट के अंदर है, तो वो ऊपर लिखा रहेगा इन विच बैलेट्स आर प्लेस्ड ऑन द वन साइड ऑफ द पेज इज कॉल्ड एज, तो उसमें फॉर्म्स लिखे रहेंगे, तो आपको बताना है ब्रॉड साइड बैलेट कहते हैं उन्हें, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब ब्रॉड साइड के बाद आता है एट लास्ट हमारा मॉडर्न बैलेट। अब मॉडर्न बैलेट में ज़्यादा कुछ बात करने वाला है नहीं, जैसे कि हम बात करें कि मॉडर्न बैलेट में जो है सबसे मेन चीज़ बात रखने वाली वो है कि मीटर गायब हो गया। क्या गायब हो गया? मीटर। तो आपको पता है कि बहुत पहले से चल रही है ना ये बैलेट, तो धीरे धीरे नीचे नीचे आते आते तक क्या हो गया, एक तो राइटर वैसे रहे नहीं, ठीक है, तो उन्होंने मीटर गायब कर दिया। अब मीटर गायब हो गया तो क्या बच गया, केवल सेट टू द म्यूजिक बच गया, केवल ये म्यूजिक पे सेट होती थी और जो स्टोरी नरेशन है वो कम हो गया और ये लव थीम पे पब्लिश होना स्टार्ट हो गई। इस समझ में आया आपको कि मॉडर्न बैलेट से जो है मीटर गायब हो गया। राइमिंग स्कीम भले ही है, क्योंकि राइमिंग स्कीम बिना तो आप म्यूजिक पे सेट ही नहीं कर सकते, ये कॉमन चीज़ है। तो मीटर गायब हो गया, लेकिन राइमिंग स्कीम के होते हुए ये जो है थीम इसका कंसीड हो गया, कम हो गया, लव पे ज़्यादा पब्लिश होने लगी। जैसे कि आजकल के सॉन्ग ले लीजिए, पॉप सॉन्ग लीजिए, तो इनको हम एक तरीके से मॉडर्न बैलेट भी कहते हैं। इसका एक एग्जांपल हो जाएगा द बैलेड ऑफ बिली द किड। द बैलेड ऑफ बिली द किड, ये लिखा है जोएल बिली ने, ठीक है, तो ये इसके अंदर एग्जांपल हो जाएगा। तो ये आपका हो गया पूरा बैलेट्स के ऊपर लेक्चर। आई होप, मुझे लगता है वीडियो काफ़ी लंबी बन गई है क्योंकि बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहे हैं, तो थोड़ा सा होती है हैबिट थोड़ी छूट गई है। बट मैंने आपको बैलेट का पूरा जितना भी कॉन्सेप्ट था वो सब बता दिया, कुछ भी छूटा नहीं है। आप ये याद रखिएगा कि लेक्चर आप बहुत ध्यान सुना करिए। मैंने कितनी बार का लेक्चर सुनते वक्त आपको ईयरफोन का इस्तेमाल करना, और आराम से रख दीजिए और ध्यान से लेक्चर सुनिए। अब आप नोट्स कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो या पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप उसको कमेंट कर सकते हैं। और आपको ये जो नोट्स हैं, अगर आपको PDF फाइल में चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप उसमें जो है व्हाट्सएप नंबर में मैसेज करके ये नोट्स को PDF फाइल में ले सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में।